मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का सेकंड चैप्टर द राइज एंड ग्रोथ द कंपनी पावर उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था तो स्टिल मुगल्स वर रिप्रेजेंटिंग द इंडिया। उस समय जो मुगल्स थे वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सारे इंडिया पे जो कब्जा था मुगल्स का था। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, और औरंगजेब जो था वो उनका मुगलों का लास्ट रूलर था। आफ्टर हिज डेथ 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स बिगेन द एसर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस। जब औरंगजेब की डेथ हुई उसके बाद जो छोटे छोटे सूबेदार जो थे, उसके जो छोटे छोटे गवर्नर्स जो थे, जो छोटे छोटे उन्होंने कब्जा कर रखे थे जो देशों पे, जो औरंगजेब की वजह से इकट्ठे थे, परंतु वो दिल से नहीं चाहते थे इकट्ठा होना। उन्होंने अलग अलग होना, विभाजन होना शुरू कर दिया और एक अपने आप को आज़ाद करना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंस स्टेट बनाना शुरू किया। स्टेबलाइज द रीजनल किंगडम, पावर ऑफ द दिल्ली वॉज डिक्लाइन। और जो मुगल जो काफ़ी टाइम से पावरफुल थे इंडिया में, और वो धीरे धीरे उनका जो पावर था वो दिल्ली से भी डिक्लाइन होने लगा, यानी नष्ट होने लगा। एज अ रिजल्ट न्यू पावर वाज इमर्जिंग ओवर इंडिया। और आपने को पता ही है, जब भी एक पावर जब जाता है तो उसकी जगह दूसरा पावर आता है, और उस समय जो दूसरा पावर आया इंडिया में वो थे ब्रिटिश। हमने पढ़ा कि जैसे देखा हमने कि मुगल जो औरंगजेब था उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद जो मुगल और एम्पायर जो थे, सूबेदार थे, वो अलग अलग अपनी स्टेट को लेकर अपनी अपनी जो सूबेदारी थी उसको अलग लेकर अलग अलग होने लगे। उसी समय जो हमारे जो देश में जो पावर एक ने जन्म लिया वो थे ब्रिटिश। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कौन थी ईस्ट इंडिया कंपनी? हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में भी सोच सकते हो। तो हम जो ये जो आप 8th क्लास की आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, और इसे आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आएगा, क्योंकि वो चीज़ें होंगी जो अभी आप देख रहे हो। आपने काफ़ी सुना भी है कि हमने आज़ादी ली है अंग्रेजों से, तो आप इसे एक अपने नॉलेज के साथ में रिलेटेड कर पाओगे। इस वजह से ये जो हिस्ट्री है काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। व्हाट इज़ द ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक ट्रेडिंग कंपनी थी, यानी वो हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी, और उसका काम था यहाँ पर। और वो कब आई थी? इन 1600 एक्वायर्ड चार्टर्ड फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। वो जो यहाँ पर आई थी वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, उससे उसने चार्टर एक्वायर किया था। चार्टर का मीनिंग होता है कि वहाँ जो लोकल कंपनियाँ थी उन सब में से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया गया था कि वो भारत में वेस्ट की तरफ जाकर व्यापार करेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप जब मैप पे इसे देखोगे तो ये जो इंग्लैंड आता है वो ईस्ट की तरफ आता है, तो वहाँ से डच, फ्रेंच सारी कंपनियाँ आई थी। इसी वजह से इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। गॉट रोल साइड टू ट्रेड विद द ईस्ट। अब ये मैंने जैसे भी आपको बताया है, क्योंकि ज़्यादातर इनका जो साइड था जो व्यापार करने के लिए जैसे जो आई थी वो ईस्ट की तरफ से आई थी, इसी वजह से इसको ईस्ट कहा जाता है। Excluded competition from the other English trading companies with the mercantile objective made huge profit। अब इसका मतलब ये था कि जो एलिजाबेथ जो क्वीन से उन्होंने चार्टर जो लिया था उसका मीनिंग ये था कि वो मर्केंटाइल का मीनिंग होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती थी यहाँ पर, और वो जो प्रॉफिट था वो केवल इंडिविजुअल लेना चाहती थी। वो चाहती थी कोई और कंपनी उसका प्रॉफिट ना उठाए, हम ही सारा प्रॉफिट ले लें। स्टिल कॉम्पिटिशन फ्रॉम द अदर यूरोपियन पावर वॉज देयर। जब वो इंडिया में आई तब तक यहाँ पर वास्को डी गामा जो पोर्तुगीज थे उन्होंने इंडिया की खोज की थी। आपने काफ़ी पढ़ रखा होगा पहले से क्लास में, तो उन्होंने इंडिया की खोज की थी। तो पहले से पोर्तुगीज जो थे वो यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, साथ ही फ्रेंच एंड डच ये कंपनियां भी यहाँ पर व्यापार कर रही थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो अपने यहाँ से तो इकलौती आई, चार्टर लेकर आई एलिजाबेथ से, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था उन्हें। बहुत प्रॉफिट के चक्कर में वो यहाँ के सिलसिले में यहाँ पर आई। जब वो यहाँ पर आई तो स्टिल कंपटीशन आया, बहुत कंपटीशन आया। देखा उन्होंने कि बहुत और भी कंपनियाँ हैं जो यहाँ पर व्यापार कर रही हैं। ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन द बाइंग एंड द सेम थिंग्स। ये जो ब्रिटिश थे ये क्या करते थे, हमारे यहाँ से जैसे कॉटन, सिल्क, क्लोव्स, पेपर, सिनेमन और कार्डम, ये ऐसी चीज़ों को क्या करते थे, यहाँ से खरीदते थे। सपोज करो कि यहाँ से उन्होंने, जैसे हमने सपोज किया है कि ये मार्कर आप देख रहे हो, इस मार्कर को खरीदा। अब वो यहाँ से इस मार्कर को 3 रुपये में खरीदते थे। 3 रुपये में खरीद के वो अपने यहाँ पर से 10 रुपये में बेचते थे, यानी उन्हें 7 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। अब ऐसे में जब ये और कंपनीज आएंगी और उनको भी यही सामान चाहिए, जब एक ही सामान को बहुत सारी कंपनियाँ खरीदेंगी तो इसमें क्या होगा, उनके बीच में क्या हुआ, कॉम्पिटिशन आया।
और ये कंपटीशन कैसे आगे बढ़ता चला गया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एलिमिनेटिंग द राइवल कंपटीशन, ये जो कंपटीशन था कि वो एक ही चीज़ को खरीदना, जैसे हमने बताया कि वो लौंग वगैरह, इलायची वगैरह, ये सब चीज़ें एक ही, कॉटन, सिल्क, ये सब एक ही चीज़ को खरीदना, एक ही मार्केट कुछ जो चीज़ें थी वही उसको सारी कंपनियां खरीदना चाह रही थी। ऐसे में क्या हुआ कि बहुत नेसेसरी था कि वो एक दूसरे को एलिमिनेट करें। तो एलिमिनेट द राइवल कंपटीशन, तो एलिमिनेट करने के लिए उन्हें क्या एक दूसरे को हटाना है। जब मार्केट से एक दूसरे को हटाना है तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनके बीच में कॉम्पिटिशन आया। और कंपटीशन बनाने के लिए वॉज द ओनली वे थ्रू विच द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश, और वो सब ये चाहते थे कि हम इसे हटा दें और हम खुद रह जाएं, हम खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। अगर वो इस बात को समझ चुके थे कि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो उन्हें दूसरे कंपनियों को हटाना होगा। दिस लीड टू द बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, और इसी वजह से क्या हुआ, जो कंपनियां थी पोर्तुगीज, डच और फ्रेंच और ब्रिटिश, इन सभी के बीच में क्या हुआ, कंपटीशन शुरू हुआ। कंपटीशन मतलब युद्ध शुरू हो गया, बैटल होने लगी, धीरे धीरे उनमें युद्ध होना शुरू हो गया। अब वो कैसे युद्ध करते थे, ऐसा नहीं है कि वो एक साथ बस उनकी सेना आई और इधर से आई और वो लड़ने लगे। तो वो क्या करते थे, जैसे शीप्स वर अटैक्ड, जैसे सामान भर के शीप जा रही है तो क्या करते थे, अटैक कर देते थे। रूट वर ब्लॉक्ड, जिधर से उनको जाना है उसका उधर का जो रास्ता है उसे ब्लॉक कर देते थे। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद द आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू द फोर्टिफिकेशन। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अब जैसे वो व्यापार करने आ रहे तो साथ में क्या ला रहे, हथियार सहित उनके पास सेना रहती थी जो उन्हें प्रोटेक्ट करती थी, तो इस तरीके से चली थी। बट दिस फोर्टिफिकेशन, उन्होंने क्या किया, अपने सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेना की एक टुकड़ी रखना शुरू कर दिया। अब जब सेना की टुकड़ी रहेगी तो अब सेना, आप सोचो आप यहाँ पे सामान रख के बैठे हो, अगर वहाँ पर आगे आप अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दो तो क्या वो सारे सामान को बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कमरा टाइप, एक बड़ा हॉल टाइप या बड़ा फोर्टिफिकेशन बनाना शुरू किया। तो फोर्टिफिकेशन से क्या हो जाएगा, जब वो चारों तरफ से दीवार से घिर जाएगा तो आप गेट पे पहरेदारी कर सकते हो। तो ऐसे में क्या किया, अंदर तो टुकड़ी रहती थी और अंदर जो सामान था उनका सामान रहता था, और उन्होंने क्या कर दिया, फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। बट दिस फोर्टिफिकेशन का मतलब यह है कि जो सामान खरीदते थे और जो सामान बेचते थे उस सामान को एक जगह पर स्टोर करते थे, वेयर हाउस भी बोला जा सकता है उसे, तो एक जगह पर स्टोर करते थे। अब वो जहां पर उसे स्टोर करते थे उसको संभालने के लिए एक सेना की टुकड़ी होती थी, तो उससे वो फोर्टिफिकेशन होता था, उससे वहां पर सेना की टुकड़ी रहने लगी। बट दिस फोर्टिफिकेशन क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर, परंतु ये जो फोर्टिफिकेशन किया जा रहा था ये हमारे जो लोकल रूलर थे उनको पसंद नहीं आया था। ये बिल्कुल उसकी तरह हो गया जैसे आपने घर किराए पे दिया और वहां पर रह के मकान मालिक ने आपके घर में काम करवाना, कंस्ट्रक्शन वाला काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ये कारण काफ़ी विशेष था, जो भारतीय रूलर जो थे वो भी उससे उन्हें डिसलाइक करने लगे। आगे किस तरह से उन्होंने अपनी जड़ें जमाई बंगाल में, वो कैसे स्टेबलाइज हुए, कहाँ पर उन्होंने पहला फोर्टिफिकेशन बनाया अपना, किस तरीके से धीरे धीरे पहले उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया, तो उसमें कौन कौन से युद्ध हुए, फिर उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे और संधियाँ करी और कैसे पूरे भारत पर अपना कब्जा किया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, गुड लक एंड थैंक यू।